मान लो आपके घर के बगल में एक वॉर हो गया हो। म्यांमार में ना सिविल वॉर चल रहा है। सेम ऐसी चीज़ मिजोरम के साथ भी यही सिनेरियो। स्टेट का कैपेसिटी 10 से 11 लोग रखने का है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 से 11 लोग है, जहाँ का बजट ज़्यादा नहीं है। वो 40,000 लोग को 30,000 लोग को कहाँ से रखेंगे। इंडिया के अगल बगल कोई भी इशू खड़ा हो रहा हो उसमें एक आदमी का हाथ तो जरूर हो। साफ साफ ये फील हो जाएगा कि ये इशू ना हर किसी के घर में चल रहा है। जो मिलिट्री डिक्टेटर है सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। एक तो अरकान आर्मी है, दूसरा शान आर्मी है, और भी काफ़ी सारे वहाँ पे रेबल ग्रुप हैं जो कि अभी इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि म्यांमार में सिविल वॉर हो क्यों रहा है। मान लो आपके घर के बगल में एक वॉर हो गया हो, छोटा सा वॉर हो गया हो, सिविल वॉर मान लो या राइट मान लो। सबसे बेस्ट रहेगा कि राइट हो गया हो, ठीक है। किसी दो कम्युनिटी के बीच में राइट हो गया हो, आप उस कम्युनिटी से आप बिलोंग नहीं करते हो, ठीक। अब आपके पास क्या हो सकता है, आप अपने घर में बैठे हो, दो सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग भाग के आपके पास आए, अब आपका हेल्प मांगे। आप ये बोल सकते हो उनको कि चलो ठीक है आप अंदर आ जाओ, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आए और आपके पीछे पड़ जाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उनको मना कर दो कि ये भाई साहब आपका मैटर है, आप सल्टो, मुझे मत घसीटो बीच में, ठीक है। सेम ऐसी चीज मिजोरम के साथ भी यही सिनेरियो हुआ है, ठीक है। मिजोरम बहुत छोटा स्टेट है जो कि म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में है। काफी लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे, ठीक। तो म्यांमार में ना सिविल वॉर चल रहा है, और सिविल वॉर चलने से उसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है ना वो मिजोरम को झेलना पड़ रहा है। क्या झेलना पड़ रहा है, एक तो वहाँ जो सिविल वॉर है उससे काफी सारे रिफ्यूजी भाग के इंडिया आ रहे हैं। दूसरा कि वो पूरा एक जियोपॉलिटिक्स का हॉटबेड बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है, आप सिंपल सी बात है कि इंडिया के पास कोई भी इशू हो, इंडिया के अगल बगल कोई भी इशू खड़ा हो रहा हो, उसमें एक आदमी का हाथ तो जरूर होगा। एक आदमी नहीं बोल सकते, एक कंट्री का तो हाथ जरूर होगा। उसके बिना ये चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, वो है चाइना, ठीक है। अब चाइना कैसे इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में मेजरली हम लोग आगे बात करेंगे। उस वजह से अभी फिलहाल इंडिया के पास जो टेंशन है, दो मेजर टेंशन है। एक तो जो रिफ्यूजी आ रहे हैं, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। पूरा बॉर्डर आपका कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है, और कुछ हद तक तो हो भी रहा है। वो हम लोग आगे बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का जो म्यांमार के साथ जो जियोपॉलिटिक्स का इशू चल रहा है, इस वीडियो के बाद आपको साफ साफ ये फील हो जाएगा कि ये इशू ना हर किसी के घर में चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आपको सुनने को मिले। काफ़ी इजीली हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैटर क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सीधा मुद्दा पे आते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि म्यांमार में सिविल वॉर हो क्यों रहा है। देखिए हुआ यूँ कि 2021 में वहाँ की जो मिलिट्री है वहाँ पे वो कूप करता है, और वहाँ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, और वो सारे चीज़ को ओवरटेक कर लेते हैं। उस वजह से काफ़ी रेबल ग्रुप्स का वहाँ पे उभर के आते हैं सामने, ठीक है। एक तो अरकान आर्मी है, दूसरा शान आर्मी है, और भी काफ़ी सारे वहाँ पे रेबल ग्रुप हैं जो कि अभी इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं म्यांमार के अलग अलग हिस्सों में। पहले तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि म्यांमार में हुआ क्या, ठीक है। 2021 में वहाँ की जो मिलिट्री है वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देती है और सारे पावर्स को ओवरटेक कर लेती है। इसके बाद से वहाँ जितने भी आर्म्ड एथनिक ग्रुप है, इवन जो मिलिट्री डिक्टेटर है, सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे देखा जा रहा है, खास करके मणिपुर मिजोरम वाले एरिया पे। मिजोरम जो म्यांमार के चीन स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम की जो मिजी कम्युनिटी है और म्यांमार की जो चिंग कम्युनिटी है, दोनों आपस में काफ़ी अच्छे कल्चर टाई रखते हैं, एक दूसरे से काफ़ी कल्चर शेयर करते हैं। अब हुआ ये कि जब वहाँ पे वायलेंस बढ़ा तो वहाँ से अच्छे खासे लोग भाग के आए। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि मिजोरम में म्यांमार से अभी तक 30,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं। खुद सोचो, जिस स्टेट का कैपेसिटी 10 से 11 लोग रखने का है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 से 11 लोग है, जहाँ का बजट ज़्यादा नहीं है, वो 40,000 लोग को 30,000 लोग को कहाँ से रखेंगे, कैसे करेंगे। एक तरफ तो मिजोरम वाले ये सोच रहे हैं कि अतिथि देवो भव, ठीक है, अतिथि देवो भव। अब इस चक्कर में क्या हुआ ना कि बाकी स्टेट में भी कुछ लोग समझने लगे कि अतिथि देवो भव, बाकी लोग बुला रहे हैं बंगाल से भी। अब आके वो अतिथि समझ के बुलाया गया था, वो दानव बन के निकल रहे हैं। अब आता है असली टेंशन वाली बात, सिक्योरिटी, ठीक है, कि इंडिया की सिक्योरिटी इससे कैसे हैम्पर हो रही है। एक तरफ आप खुद सोचो कि इंडिया में जो लोग घुस रहे हैं, ठीक, और इंडिया में ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप ऑलरेडी हैं। चलो अच्छी बात है कि कुछ तो सरेंडर कर चुके हैं, बट कुछ अभी भी कहीं कहीं जगह पे वो एक्टिव है। अब दिक्कत ये है कि जो म्यांमार से इंडिया आ रहे हैं वो इंडिया के जो रेबल ग्रुप है या इंसर्जेंट कह दो आप, ठीक है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनसे वो मिल रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो रेबल ग्रुप हैं या इंसर्जेंट्स बोल लो, ठीक है, वो जो भी हैं वो क्या करते हैं कि म्यांमार को एज ए हेवन यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेफ हेवन की तरह यूज करें। कुछ भी यहाँ कांड करते हैं, म्यांमार भाग जाते हैं, वहाँ बच जाते हैं, फिर जब मैटर ठंडा होता है तब वो अंदर आ जाते हैं, फिर वहाँ कोई कांड करेंगे। ये एक अच्छा खासा साइकिल चल रहा है।
और इससे ना प्रॉब्लम डबल हो गया है इंडिया का। देखो हिस्ट्री हमेशा हमेशा एक चीज़ सिखाती है कि पास्ट में क्या हुआ है। देखो कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर कोई एक पार्ट अगर अनस्टेबल होता है तो वहाँ जितने भी फॉरेन पावर हैं अगल बगल के वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो इन्वॉल्व कैसे होते हैं, तो वो बैक चैनल के थ्रू ही होंगे, डायरेक्ट तो हो नहीं सकते हैं। बैक चैनल के थ्रू सबसे बड़ा तरीका होता है वेपन सप्लाई करने का, ड्रग सप्लाई करने का, ठीक है। और इस टाइम पे जब जैसे कि म्यांमार अभी आपको अनस्टेबल है, और म्यांमार के अनस्टेबल होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट में जो आपका ड्रग्स का फ्लो बढ़ गया है, जो आपका वेपन्स का फ्लो बढ़ गया है, वो भी वेपन्स की नज़र से आ रही है तो चित्तौन हिल ट्रैक्स की तरफ से आ रही है, चाइना भेज रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब बांग्लादेश में जब शेख हसीना थी तो उस टाइम पे जो चित्तौन हिल ट्रैक वाले एरिया पे काफ़ी हम लोग ने बांग्लादेश आर्मी के साथ मिल करके अच्छा खासा हम लोग वेपन्स पकड़े थे जो कि नॉर्थ ईस्ट जा रहा था। ठीक, इसमें सबसे मेजर हाथ किसका है याद रखना हमेशा से, चाइना। चाइना हमेशा से चाहता है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को अनस्टेबल रखे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रैब करता है यार, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करके रखा है। अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप होने लगा ना, जितना तेज अभी हो रहा है, अगर तेजी से और जल्दी डेवलप होगा तो इंडिया के लिए वो मतलब समझो कि वो सोने पे सुहागा है। देखो मुद्दा ये है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल म्यांमार की जो जुंटा गवर्नमेंट है, यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट है, वहाँ को फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसका आपका पर्सनल फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि वहाँ जो एक तो चाइना वहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, दूसरा कि वहाँ रोड्स बना रहा है, वो अपना प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो भी वहाँ पे काम चल रहा है उसमें जो कॉरिडोर की वजह से वहाँ से अच्छे खासे लोग इंडिया में घुस रहे हैं, या किस इंटेंशन से घुसे वो तो अभी फिलहाल इंडिया को अभी पता करना है, वो मेरा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। वो पता करे कि मुद्दा क्या है, जो लोग घुस रहे हैं उन किस इंटेंशन से घुस रहे हैं, वो खुद को बचाने के लिए घुसे हैं या वो इंडिया को हर्ट करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ना इंडिया के पास 3 ऑप्शन है, इंडिया कर क्या सकता है। पहला तो वहाँ के जितने भी रेबेल ग्रुप्स हैं उनको इंडिया सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इंडिया उसको सपोर्ट करेगा तो फिर इशू ये हो सकता है कि वहाँ की जो जुंटा गवर्नमेंट है वो इंडिया से थोड़ी सी नाराज़ हो जाए, और वो क्वेश्चन भी कर सकती है कि आप क्यों उसको मदद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इंडिया चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे दूर से देखे कि हो क्या रहा है, और वो अपने टेरिटरी में क्या उस पर एक्शन ले सकता है उस चीज़ को रोकने के लिए। हाँ, तो तीसरा ऑप्शन ये है इंडिया के पास कि इंडिया एक कोवर्ट एक्शन प्लान कर सकता है, जैसे कि इंडिया सिक्किम में किया था। जब वहाँ पे भी कुछ इशू हुआ था, वहाँ मेनली इशू वहाँ के इंटरनल इशू था कि वहाँ के जो राजा थे उस टाइम पे, जो मोनार्की थी, वो चाइना की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। तो इंडिया वहाँ पे अपना ऑपरेशन चलाया और सिक्किम को इंडिया में मर्ज कर लिया, और अभी के टाइम पे सिक्किम बहुत ही खुश है। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है जो इंडिया को अर्जेंटली समझनी पड़ेगी, वो है कराधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जो कि मिजोरम को म्यांमार के सितवे पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अगर म्यांमार और ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो कोलैप्स हो सकता है। एक तो ये इशू है जो कि बहुत बड़ा इशू है। इस प्रोजेक्ट को ना भाई हल्के में बिल्कुल मत लेना, इस प्रोजेक्ट में इतना दम है ना कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को ना प्रॉपर ग्लोबल ट्रेड से डायरेक्ट जोड़ सकता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, जो इंडो पैसिफिक वाला जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा ट्रेड में अभी के टाइम पे एक्टिव है। तो भाई अभी तक हम लोग को एक बात तो ये जरूर समझ में आ गया हो कि मिजोरम सिर्फ एक स्टेट नहीं है, इंडिया के लिए एक टेस्ट है कि इंडिया इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहा है। अगर इंडिया यहाँ पे सही एक्शन नहीं लिया या सही प्रॉपर स्टेप नहीं लिया ना, तो इंडिया के पास सिर्फ एक रिफ्यूजी क्राइसिस नहीं होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस तो होगा ही होगा, साथ में हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न और बढ़ जाएंगे, हमारे ट्रेड में जो इशू आ सकता है। और चाइना भाई साहब एक्सपैंड करने का कोशिश में ऑलरेडी है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इंडिया को घेरने में लगा है। ये बेसिक और मेजर कंसर्न है जो इंडिया के पास अभी फिलहाल है। आपको क्या लगता है? जैसे अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब एक बात आप बताओ कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को इस 3 ऑप्शन में से क्या चूज करना चाहिए। मिजोरम के जो सीएम है लालदू हमा, वो अभी म्यांमार गए थे, वहाँ जितने भी रेबेल ग्रुप है उन्होंने सबके साथ बैठ के मीटिंग किया है, और मीटिंग करके सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कराया गया, मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है, ताकि वो लोग मिलकर आपस में एक साथ काम कर सके। देखना ये है कि जो यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को कैसे देख रही है। एक आर्टिकल तो ये भी कहता है कि वो मिलने तो गए थे लेकिन इंडिया से परमिशन लेके गए थे, ठीक है। बिना परमिशन के तो नहीं जा सकते ऑब्वियस है, लेकिन उनका भी एक स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है यूएस में, जो कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो मैं उसको क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा। It's just like a two-way traffic. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is
an imposed boundary will never accept it. We will never accept construction of boundary fencing in between. देखते हैं आगे क्या होता है। ये भी हो सकता है कि इंडिया सिक्किम के जैसा कोई कोवर्ट एक्शन अपना प्रोग्राम कर रहा हो, पीछे बैठ के प्लान कर रहा हो कि हाँ टाइम आने पे मैं अपना अच्छा सही दाव खेलूंगा। अगर वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो, अगर ऐसा वीडियो आप आगे और देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इंडिया को इसमें कैसे एक्शन लेना चाहिए या क्या इंडिया को आगे इंडिया क्या क्या इसमें कर सकती है।